आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कोनिक सेक्शन संकाव काट। संकाव काट में सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक बर्थडे की टोपी या आप कहीं भी आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कोन आपने देखा होगा, कोन वाली आइसक्रीम मांगेंगे तो इस तरह से आपको एक कोन मिलेगा, है ना। तो इसी कोन को हम हिंदी में संकाव बोलते हैं, ठीक है ना, या शंकु बोलते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन इसका नाम। सेक्शन का मतलब कि एक कोन को हम प्लेन के सापेक्ष अलग अलग कोण पर काटते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के कर्व प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर तिरछा काटेंगे तो इस तरह का कर्व हमको मिलेगा। ये इस तरह का पोर्शन हमको इस पर दिखाई देगा कटने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम कर्व पढ़ने वाले हैं मुख्यतः 3 प्रकार के कर्व पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में। ये जो आधार वृत्त है ना, आधार वृत्त और शीर्ष को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और ये शीर्ष से वृत्त की परिधि पर जो मिलने वाली रेखाएं हैं इसको हम जनित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इन्हें जनरेटर, इसको एक्सिस और इसको अपेक्स के नाम से जानते हैं अगर इंग्लिश में बात करें तो। लेकिन हम यहाँ मेन 3 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, 3 कर्व को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग कर्व प्राप्त होंगे। जैसे ये जो कर्व प्राप्त हो रहा है तिरछा, ये है हमारा इलिप्स, है ना, या हिंदी में कहेंगे तो दीर्घ वृत्त है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और प्लेन को तिरछा कर लें इस तरह से, है ना, तो ये यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्राप्त हो रहा है इस तरह से कर्व, ये है आपका क्या, परवलय। परवलय मतलब अंग्रेजी में इसको इंग्लिश भाषा में क्या बोलेंगे, पैराबोला, ठीक है ना। अगर हम तिरछा काटते हैं इसको और ज़्यादा झुकाव के साथ काटते हैं जिसमें एक तरफ के सारे जनित्र कट जाएं तो वहाँ पे आप बुक में भी पढ़ेंगे तो ये आपको परिभाषा मिलेगी। इस तरह का कुछ आपको सेक्शन मिलेगा तो जो पूरा कर्व नहीं बनाएगा, कंप्लीट कर्व, इस तरह से कर्व बनेगा। ये कर्व कहलाएगा आपका क्या, परवलय। और अगर आप सीधा काटते हैं तिरछा करके तो आपको एक और कर्व मिलेगा जिसको हम बोलेंगे अतिपरवलय। तो यहाँ हम 3 प्रकार के कर्व पढ़ने वाले हैं। ये आपको मैं एक आकृति दे रहा हूँ। ये कर्व किस आधार पे बनते हैं उसको भी मैं समझाने जा रहा हूँ। ये एक रेखा है जो 90 डिग्री पर जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इस रेखा को हम हिंदी में नियता के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। ये एक सीधी रेखा होती है, इसकी नाप दी नहीं रहती है, 90 डिग्री पर ये होती है। यहाँ से इस नियता से एक निश्चित दूरी पर एक फोकस होता है जिसको हम हिंदी में नाभि के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में फोकस कहते हैं और हिंदी में नाभि कहते हैं। निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा के मध्य की डिस्टेंस के बीच एक बिंदु होता है जो चल बिंदु कहलाता है। वी के से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको। और इन्हीं का जो रेशियो होता है, अनुपात, यहाँ से इस चल बिंदु का रेशियो और यहाँ से, ठीक है, इसी को हम उत्केंद्रता कहते हैं। एसेंट्रिसिटी के नाम से ये जाना जाता है। चल बिंदु से नाभि की दूरी बटे नियता से चल बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, ठीक है। ये अंग्रेजी में एसेंट्रिसिटी कहलाती है, एसेंट्रिसिटी, या हिंदी में उत्केंद्रता। इसका क्या है, ये अनुपात है। तो यहाँ पे इस अनुपात पर हमारे जो ये कर्व हैं दीर्घवृत्त, परवलय, ठीक है ना, अतिपरवलय, तीनों डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी उत्केंद्रता कितनी है, ई हमारी जो उत्केंद्रता है वो 1 से क्या है, छोटी है, 1 बड़ा है और ई छोटा, उत्केंद्रता छोटी, उस स्थिति में हमारा क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। इलिप्स या हिंदी में बोले तो दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की रचना होगी। दीर्घवृत्त क्या होता है, एक कंप्लीट कर्व होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। दीर्घवृत्त में कुछ और पॉइंट होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। इसको हम दीर्घ अक्ष के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है ना। इसी तरह से इस पे CD एक होता है जो इससे छोटा होता है, नियता के
बिल्कुल पैरेलल होगा, 90 डिग्री से होगा, ए बी पे 90 डिग्री पे होगा। इसको हम लघु अक्ष के नाम से जानते हैं। लघु अक्ष मतलब आप समझ रहे हैं इसको, माइनर एक्सेस हिंदी में वो अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे लघु अक्ष, ठीक है। तो ये जो कर्व, कंप्लीट कर्व बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इलिप्स, ठीक है, और हिंदी में दीर्घवृत्त। तो इसकी क्या कंडीशन है? ये 1 से, इसका उत्केंद्रता का मान 1 से अगर कम है ना, ये क्या है, 1 से अगर छोटा है तो कर्व ये 1 से कैसे छोटा होगा? यहाँ से मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है? 3 है, और यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए 5 है। तो ये कैसा बनेगा? ई अगर इलिप्स के केस में देखा जाए तो 3/5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किससे कम आएगी? 1 से कम आएगी। तो हमारा मान क्या हो गया? 1 से कम हो गया। किस कंडीशन के लिए? तो इलिप्स की कंडीशन के लिए। तो अब यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो इलिप्स बनेगा, मतलब यहाँ से 3 हिस्सा और यहाँ से 5 हिस्सा, जो भी दूरी दी हुई, मान लीजिए ये 80 mm है और 10-10 mm में इसके बराबर 8 हिस्से करते हैं। तो यहाँ से 3 भाग चल बिंदु की दूरी होगी और 5 भाग कितनी काहे की दूरी होगी? यहाँ से नियता से चल बिंदु की दूरी, और नाभि से चल बिंदु की दूरी 3 भाग होगी। तो 3/5 करने पे हमारी वैल्यू 1 से कम आ रही, मतलब ये क्या बनाएगा? दीर्घवृत्त बनाएगा। दूसरा केस अगर हम देखते हैं परवलय का, तो परवलय में कर्व कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी। मतलब अगर 3 भाग ये है तो 3 भाग ये भी होगा, 3/3 हो सकता है, E=1। तो ये क्या बनाएगा? आपका पैराबोला। क्या बना देगा? पैराबोला, या हिंदी में बोलें तो परवलय। तो इस केस में क्या होगा? चल बिंदु से नाभि की दूरी और चल बिंदु से नियता की दूरी बिल्कुल क्या होनी चाहिए? बराबर। या तो यहाँ से 3 हिस्सा, यहाँ से 3 हिस्सा, यहाँ से 2 हिस्सा, यहाँ से 2 हिस्सा, मतलब इक्वल अगर है तो अगर आप देख सकते हैं तो 3/3 क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से 2/2, तो मतलब अगर मान लीजिए 60 mm की दूरी, तो बिल्कुल 30 mm में ये पॉइंट आएगा। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, नाभि से भी और नियता से भी इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए चल बिंदु की, जो रोटेटिंग पॉइंट है। तो इस तरह का जो दूसरा आपके पास जो कर्व आएगा उसको हम पैराबोला के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। एक और कर्व बनेगा जिसको हम जानेंगे किसके नाम से? परवलय के नाम से, है ना। ये हमारा क्या है? हाइपरबोला। हाइपरबोला या परवलय, अति परवलय, ठीक है, अति परवलय है। हाइपरबोलिक केस में क्या होगा? ई क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे जस्ट उल्टी कंडीशन हो जाएगी। जैसे दीर्घवृत्त में क्या होता था? यहाँ से 3 हिस्सा, यहाँ से 5 हिस्सा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपरबोला में यहाँ से आपका 3 हिस्सा हो जाएगा और यहाँ से आपका कितना हिस्सा हो जाएगा? 5। मतलब कंडीशन क्या हो गई? 5/3। तो अब ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने में वो 1 से ज़्यादा होगी। तो ये क्या बना देगा? कौन सा कर्व बना देगा? हाइपरबोला बना देगा, ठीक है ना। ये क्या बना देगा? हाइपरबोला या अति परवलय। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कोनिक सेक्शन का। आइए हम सीखते हैं नाभिनियता विधि से दीर्घवृत्त बनाना। अगले तो क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में किस तरह से आपको आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला सवाल इस तरह से कि अंग्रेजी में अगर हम इंग्लिश में इस सवाल को लिखते हैं, ड्रॉ कर्व इफ डायरेक्ट्रिक्स टू फोकस डिस्टेंस इज 60 mm एंड है, ये देखिएगा, है ना, एंड एसेंट्रिसिटी इज, ये 60 mm है। तो हम इसको 2/4 ले लेते हैं, 2/4
तो हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो एक कर्व की रचना करनी है जिसकी नाभि से नियता की दूरी 60 mm है और उत्केंद्रता 2/4 है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि नियता की कोई लंबाई नहीं दी होती है, तो हम इसको अपने हिसाब से बीचों बीच ले लेंगे। ठीक है, ये हमने बीचों बीच ले लिया। बीचों बीच यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया है। ये डिस्टेंस भी हमको दी नहीं हुई है, इसको भी हमको अपने हिसाब से उत्केंद्रता के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा क्योंकि हमने उत्केंद्रता ही 2/4 ली हुई है। फिर भी हम 150 mm की लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब हमारी जो डिस्टेंस आएगी नियता से नाभि की वो कितनी आएगी 60 mm। तो मैंने 60 mm में पॉइंट ले लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये F पॉइंट है और ये आपका नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 60 mm है। मैं यहाँ पे विमांकन करके आपको बताना चाहूँगा। डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, सिक्सटी mm की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर देना है 60 mm। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एसेंट्रिसिटी कितनी है 2/4। नाभि से चल बिंदु की दूरी 2 हिस्सा 2 भाग और नियता से चल बिंदु की दूरी 4 हिस्सा 4 भाग। तो टोटल हमको कितने भाग करने पड़ेंगे 2 + 4 6 इक्वल पार्ट। 60 mm की डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे 10-10 mm में 6 बराबर भाग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हिस्से। ठीक है, अब यहाँ से 2 हिस्सा 1 2, दूसरे हिस्से में हमारा V पॉइंट होगा। यहाँ से आपको एक वर्टिकल सीधी लाइन खींचनी है बिल्कुल 90 डिग्री में और किसके सापेक्ष खींचनी है नियता के पैरेलल। नियता के पैरेलल खींचेंगे, एक हल्की लाइन आपने यहाँ पे खींच दी। ठीक है, इसके बाद राउंडर की सहायता से आप क्या काटेंगे चाप काटेंगे। ठीक है, चाप कितना होना चाहिए आपको मैं पहले से बता दूं। चाप जो आपका आएगा वो V और F की डिस्टेंस का चाप होना चाहिए। V और F के डिस्टेंस का आप चाप काटेंगे इस तरह से, यहाँ पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, पॉइंट बनाने के बाद ये आप यहाँ O बिंदु रख लें। O से जहाँ पे ये आपका चाप कटा है वहाँ से आप नीचे की तरफ लाइन खींच दें इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी आपको रेखा खींचनी पड़ेगी जहाँ पे आपका चाप कट रहा है। आर्क कटेगा वहीं पे आपकी रेखा भी। फिर यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में आप बराबर डिस्टेंस में पॉइंट ले लें। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ आपके सामने 8 mm में 7 mm में ले लेता हूँ। 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28। ये आप बराबर डिस्टेंस में अपने से ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है ना कि 7 mm में ही लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बराबर दूरी पे आपको पॉइंट लेने हैं। 10 mm पे भी ले सकते हैं, 15 पे, लेकिन थोड़ा सा नियरेस्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर्व बनेगा। ठीक है, 7 14 21 35 है ना। ये 42 49 49 56
63, 70। तो इक्वल डिस्टेंस में इस तरह से आपको पॉइंट ले लेने। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट ले लिए हैं, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। अब आपको बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचनी है इसी लाइन के समानांतर। अगर ये लाइन सीधी नहीं हो, आप चाहे तो सेट स्क्वायर का प्रयोग करके प्रॉपर सीधी लाइन खींच सकते हैं, है ना। बिल्कुल प्रॉपर सीधी लाइन खींचना है। लाइन अगर टेढ़ी हो जाएगी तो आपका डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। लाइन में विशेष ध्यान आपको देना है कि लाइनें सीधी रहें। इस तरह से आप बराबर लाइनें खींचें। 2 सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ से सिंगल लाइनें ही खींच रहा हूँ, है ना, सिंगल सेट स्क्वायर से खींच रहा हूँ। आपको दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करते हुए लाइनों को खींचना है। लाइनें टेढ़ी होंगी तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको टेक्निक बताई जा रही है ना, उसका पालन करें। इस तरह से आप लाइनें खींच लें। यहाँ 1 है तो ये 1 डैश मिलेगा, 2 के ऊपर 2 डैश, 3 के ऊपर 3 डैश, 4 के ऊपर 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश और 10 डैश। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 डैश का चाप ले लेंगे। ठीक है। और F से रखकर, ये आपका F पॉइंट है, चाप को ऊपर और नीचे काटेंगे 1 वाली लाइन पर। इसी तरह से आप 2 डैश का चाप ले लेंगे और F से रखकर ही 2 वाली लाइन पर ऊपर और नीचे काटेंगे। ठीक है। इसी तरह से 3 डैश का चाप ले लें और F से रखकर चाप को ऊपर और नीचे काटें। ठीक है। इसी तरह से 4 डैश का चाप ले लें और F से रख के सारे जो आपको चाप काटने हैं, ठीक है ना, आर्क जो भी आप काटेंगे वो कहाँ से रख के काटेंगे, F से रख के। ठीक है। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना है। आर्क आपको सब के सब F से रख के काटने हैं। आर्क काटेंगे सही तरीके से तो आपका सही बनेगा। लाइनें टेढ़ी हो जाएंगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लाइनों को भी सीधा रखना है। सही लाइन बनाएंगे, सही आपका आर्क कटेगा। ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, मैंने चाप हर जगह से चाप ले रखा है और मैं चाप को प्रॉपर तरीके से काटता चला जा रहा हूँ, है ना। तो यही आपको टेक्निक अपनानी है जिससे आपका बढ़िया एलिप्स बन सके। ठीक है। अभी हो सकता है कि अपने को कुछ और बढ़ाना पड़ सकता है, देखता हूँ, है ना। संभवतः इतने में बन जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है उत्केंद्रता के ऊपर कि आपका गोला, अगर यही हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया होता, 3/4 कर दिया होता, तो ये थोड़ा और बड़ा आपका एलिप्स बनता। ठीक है ना। तो एलिप्स डिपेंड करता है उत्केंद्रता के ऊपर, एसेंट्रिसिटी के ऊपर। इस चीज़ का विशेष रोल रहता है उत्केंद्रता का, है ना। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये एलिप्स को अपन बना रहे हैं। ठीक है। F, ये देखिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है। अब ये इस पॉइंट तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लेकर यहाँ पे एक और आर्क काट देंगे, है ना, 8 mm की डिस्टेंस पे। तो ये जो हमारा ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एक बराबरी पर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक बराबरी पर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ से हमको कर्व शुरू करना है, ये भी हमारी बराबरी पे रहेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से या फ्री हैंड आर्क को मिलाएंगे। इसके पहले आप चाहें तो इस पर नंबरिंग कर सकते हैं, है ना, P1, P2, P3, P4, P5। चूँकि ये पॉइंट है तो पॉइंट की वजह से इनकी नंबरिंग ऐसी होगी। पहले हम कर्व मिला लेते हैं। तो इस तरह से इन कर्वों को इन पॉइंटों से होता हुआ ये जाएगा। देखिए कर्व
हमने 8 mm पे लिया हुआ था, थोड़ा सा नियरेस्ट था, है ना। ये आप देख सकते हैं कर्व को इस तरह से मिलाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये डिस्टेंस है इसकी, तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको मिलाते हुए हर पॉइंट से इस तरह से हम इस कर्व को कंप्लीट करेंगे। लाइन टेढ़ी होगी तो कर्व भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये कहीं लाइन इसमें मिस्टेक हुई होगी, इसलिए इस तरह का ये कर्व और सुंदर बनेगा। लेकिन जो हमारे बनाने का प्रोसीजर रहेगा वो सेम यही रहेगा। यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे P1, P2, P3, ऐसे P4, P5, P6, है ना, P7, P8, P9, P10, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे डैश डैश वाली नंबरिंग कर लेंगे तो हमारा ये डायट्रिक्स और फोकस विधि से ये एलिप्स तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर सवाल आता है तो सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।